नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के सांसद, जो राज्यसभा में आने से पहले ठीक 2 दिन पहले हाथ में कलम लेकर और टेबल के ऊपर कागज रखकर 4 जो है वो लाइनें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और उसके बाद राज्यसभा में आते हैं। आप समझ गए होंगे, बड़े सांसद जो है वो तालियां पीटते हैं, हंसते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं रामदास अठावले की। रामदास अठावले बौद्धिक स्तर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज तक संसद में उनका एक भी भाषण जो देश की जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए हो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ चुटकुले लिखना उनका काम है और शायद इसीलिए उनको राज्यसभा में भेजा भी जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वो राज्यसभा में क्यों हैं और उनके पास जनाधार क्या है। तो रामदास अठावले के पास जनाधार के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप उठाकर देखिए 1990 से 1995 जब पहली बार वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर उसके वो जो है वो अध्यक्ष हैं। ये उनके पास एक टैग है कि वो अंबेडकरवादी है। अब यहां पर जो बात छिपाई जाती है वो है आरक्षण, क्योंकि इस वक्त आरक्षण की भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन मैं आरक्षण पर आऊं उसके बाद की मैं बात। 2009 में पहली बार मुंबई से जो है वो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ा 12वीं लोकसभा में और वो जीतकर लोकसभा में आए। लेकिन उसके बाद शिरडी से वो चुनाव हारे और 2014 के बाद से लगातार वो राज्यसभा के सांसद हैं। क्यों है वो सांसद? इसलिए क्योंकि उनके पास एक टैग है, दलित होने का प्रमाण पत्र है। तो इस वक्त आरक्षण की बात चल रही है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस आरक्षण का, तो आरक्षण जो है वो हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि रामदास अठावले जैसे लोगों ने गद्दी जो है वो पकड़ रखी है। उनको छोड़ने का उनके पास जो है वो कोई भी एक भी बयान जो है वो छोड़ने का नहीं है। रामदास अठावले चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि रिजर्व सीट उनको मिल गई, जनाधार नहीं, रिजर्व सीट। और जब आरक्षित सीट मिल गई तो उनका कद बढ़ गया, वो नेता बन गया। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन नेताओं का आरक्षण खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आपको अब जो है वो जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलेगी, आपको छोड़ देना चाहिए दूसरे परिवार के लिए। और ऐसा नहीं है, विपक्ष में आप देख लीजिए और आप जो है वो इधर भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गुट के बहुत सारे नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बदौलत उनको जो है वो चेहरा दिखाई देता है। और सरकार, क्योंकि आरक्षण की वजह से उनको वोट बैंक होता है, उनको वोट मिलता है, इसलिए चुप्पी साधे बैठी होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे लोगों से उम्मीद करो जो आरक्षण जीवी हो और आरक्षण से जो है वो संसद में बैठे हो तो जनता का भला होगा, आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और जब जो उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर इनकी हरकतें भी ऐसी होगी जिस तरीके से अठावले ने किया। अठावले ने सीधे तौर पर अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दे दिया। यह एनडीए में शामिल होने का ऑफर था नहीं, क्योंकि एनडीए को कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत भी नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी पहले ही वो ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। तो फिर अठावले के इस बयान का संदर्भ क्या है? अठावले को अपनी राजनीति जो है उसको जिंदा रखना है, क्योंकि अभिजीत दीप के वो भी उसी वर्ग से आते हैं। तो वो भी आरक्षण जीवी आप उसको कह सकते हो। इस वक्त जो जैन जी है कुछ हद तक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, जो आपने देखा। पूरा जैन जी जो है वो साथ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। तो अठावले को यह लगता है कि अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आने से शायद अठावले की पार्टी जो है वो एक आधा चुनाव जीत जाए, वरना उसकी हैसियत जो है वो अब वो रही नहीं है। तो इस बयान का संदर्भ ये है। और एक और अगर आप देखो कि जिसको हम कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो एक शब्द इस्तेमाल किया था, दिमागी नक्सल, तो कुछ कहीं ना कहीं जो है ये उससे भी मैच करता है।
जो जनता को बेवकूफ बनाए, जो जनता को जो है वो अपने दलित होने की परिभाषा दे, या फिर अपनी बुद्धि का जो है वो एक तरीके से जनता को भ्रम में डाले। तो आपने देखा होगा दिमागी नक्सल बोलने के बाद में बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि मैं भी जो है वो दिमागी नक्सल हूं। नहीं, आप लोग दिमागी नक्सल नहीं हो, आप दिमागी पैदल हो, और आपको लगता है कि ये दुनिया जो है वो बेवकूफ है। दिमागी नक्सल कौन है? असलियत में अगर आप देखोगे तो दिमागी नक्सल वो है अरुंधति राय। दिमागी नक्सल कौन है? तीस्ता सीतलवाड़। दिमागी नक्सल कौन है? जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, इस देश का खाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको यह भी समझना चाहिए कि दिमागी नक्सल होने की परिभाषा क्या है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने बोला है तो इनको लगता है कि क्यों नहीं, इसी के सहारे हम राजनीतिक रोटियां सेक ले। तो इसके सहारे आप ज्यादा समय तक राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि अब जमाना, अब वक्त जो है वो बदल रहा है। तो अब जब हम बात करते हैं कि आरक्षण क्यों हटना चाहिए, और आप देखिए इनके बुद्धि पे थोड़ा सा हम अगर प्रकाश डालें तो 2017 भारत जो टीम थी वो पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच हार जाती है। तब आप देखिए कि इसी ठावले ने एक बयान दिया था, और बयान ये था कि अब खेलों में भी जो है वो 25% आरक्षण दे देना चाहिए। मतलब जो 100 मीटर की जो रेस है, अगर वो कोई लड़का या लड़की 10 सेकंड में करता है तो इन आरक्षण जीवियों को छूट मिलनी चाहिए कि वो 15 सेकंड में उसको पूरा करके दिखाएं। तब जो है वो ये देश इन दलितों का, इन आरक्षण जीवियों का उत्थान होगा, इनकी परिभाषा के हिसाब से। अब आप सोचकर देखिए कि आरक्षण ने जो है वो इनके दिमागों को जंग कैसे लगा दिया। और जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं उनके लिए भी एक जो है वो बड़ा वक्तव्य, जिसको हम कहते हैं कि आप लोग भी जो है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। इससे दूर अगर आप सोचकर देखोगे तो आरक्षण में हटाने के बजाय अगर आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आपको ये समाधान, आपको जो है वो एक, जिसको हम कहें कि मसौदा जरूर तैयार करना पड़ेगा कि शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से इस देश में कुछ भी, किसी का भी भला नहीं होने वाला है। याद करिए, अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, लेकिन खुद वो पार्टी जो है वो आकंठ, जिसको हम कहें कि भ्रष्टाचार में डूब गई। तो देश को क्या मिला? तो अठावले जैसे नेता अगर जीतकर संसद में चले भी गए आरक्षण की बदौलत, तो क्या मिल जाएगा? और ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जो है वो सिर्फ एक ही वजह से होता है, संपूर्ण आरक्षण जो है वो हटना चाहिए। लेकिन किनका हटना चाहिए? आज सरकारी स्कूलों की इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार तो है ही, लेकिन आरक्षण उससे बड़ा जिम्मेदार है। क्योंकि इस आरक्षण की वजह से जो फेल होने वाले विद्यार्थी है, SC ST कोटा से वो टीचर बनकर वहां आ जाते हैं, जिनको ना ब्रदर की स्पेलिंग लिखना आती है, ना सिस्टर की लिखना आती है। तो कौन, किस गांव के जो है लोग अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में भेजेंगे? आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि ऐसे टीचर खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे खुद को पढ़ना नहीं आता तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। आप बात करते हो बिल्डिंग की, आप बात करते हो टॉयलेट की, पहले आपको बात करनी पड़ेगी शिक्षकों की, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। और शिक्षा में जब मैं आरक्षण हटाने की बात करता हूं तो मैं इस बात से बिल्कुल जो है वो तर्कसंगत होकर तथ्यों के सामने बात करता हूं कि आरक्षण जो है वो हटना नहीं चाहिए, गरीब तबके को मिलना चाहिए, शोषित वंचितों को मिलना चाहिए। लेकिन किसको नहीं मिलना चाहिए? BR गवई जो CGI रह चुके, उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके फादर भी जो है वो न्यायाधीश रह चुके थे। PA संगमा, रामनाथ कोविंद, रामदास अठावले, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नेताओं की मैं लिस्ट बता सकता हूं जिनको इसमें आरक्षण लेने का कोई हक नहीं है। इन्हीं जातियों में दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। और जब शिक्षा की बात आती है तो एक होता है टीचिंग स्टाफ, उसमें संपूर्ण आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए।
योग्यता जो है वो उसकी आधार होना चाहिए। और नॉन टीचिंग स्टाफ सरकारी स्कूल के बाबू है या और भी कोई है तो उसमें बेशक जो है वो आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन उस जाति समुदाय से आने वाले वंचितों को जो एक बार आरक्षण का फायदा ले चुके हैं उनको बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करूंगा आप शायद मेरी बातों से जो है वो सहमत जरूर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।